हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश रोज और नर्सेज द राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक साइकेट्रिक के टॉपिक पर जिसका नाम है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, और ये साइकेट्रिक का बहुत ही कॉमनेस्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का साइकेट्रिक का टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, बात एक ही है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में होता है क्या, एक्चुअली इसमें होता है क्या, जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, और उसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या है, तो पहले तो दो चीज़ होती है साइकेट्रिक में एक तो होता है साइकोसिस, और एक होता है न्यूरोसिस। ठीक है, साइकोसिस में क्या होता है, टाइम, इसमें तीन चीज होती है, देखो। टाइम, प्लेस और पर्सन। तो साइकोसिस के जो डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है, पेशेंट को टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पता नहीं होता है, डिसोरिएंट होता है, और न्यूरोसिस में पता होता है। तो दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर किस में आता है, साइकोसिस के अंदर। साइकोसिस के अंदर आपका जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें अंदर और होता है कि इसमें तीन चार होते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें टाइप ऑफ साइकोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस कॉन्शियसनेस। इसके अंदर कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड ओरिएंटेशन, इनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में जो पर्सन होगा उसके अंदर जो उसकी कॉन्शियसनेस होगी, उसकी मेमोरी होगी, उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होंगे, उनके अंदर अल्टर आ जाएगा। और ये दो तरह का होता है। इसके टाइप की बात करें तो कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। तो एक तो एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, इसे क्या बोलेंगे, डिलीरियम। और क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, इसे क्या बोलेंगे हम, डिमेंशिया। तो इन दोनों पे ही हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम ये होता है लेस देन 6 मंथ्स, और जो डिमेंशिया होता है वो आपका मोर देन 6 मंथ्स। अगर इन दोनों में बात करें तो एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम या फिर डिलीरियम है, उससे हम डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। कौन सा, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। और डिमेंशिया को कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। कौन किसका डिसऑर्डर है, मेमोरी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में। अब हम बात करेंगे डिलीरियम की। डिलीरियम होता क्या है, इसके कोज क्या है, इसका जो टाइप्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस सब पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे डिलीरियम का। तो डिलीरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने किसका डिसऑर्डर बताया था इसको, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसे क्या बोलते हैं हम, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी भी इसको हमें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और मेटाबॉलिक एनसेफेलोपैथी भी इसको हम बोलते हैं। तो देखो, डिलीरियम की बात करें तो एक मोस्ट कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर भी। जो अगर पेशेंट देखें हमारे आईपीडी के अंदर, तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है या फिर इन पेशेंट यूनिट होती है, उसके अंदर जो 5 से 15% केस होते हैं, तो उसके अंदर वो मिल जाते हैं। जैसे मान लो आईपीडी है कोई, जैसे मान लो यूरो वार्ड, उसकी आईपीडी है, उसमें कितने बेड है, 100 बेड है। तो जो 5 से 15 बेड होंगे या फिर 5 से 15 पेशेंट होंगे ना, उसके अंदर हम डिलीरियम को देखते हैं। कई बार जो डिलीरियम होता है उसके सिम्टम्स हमें शो होते हैं। और साथ ही जो आपके जो जेरियाट्रिक हैं, फिर आपके ओल्ड पर्सन होते हैं, वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके अंदर भी 20 से जो 40% केस होते हैं,
ठीक है। जो ओल्ड पेशेंट होते हैं अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनमें भी 100 में से 20 या से 40 लोगों के अंदर भी हमें डिलीरियम के सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो ये परसेंटेज किस में ज्यादा रहता होगा, जो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट होते हैं ना, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट जो मतलब ओटी के बाद में आते हैं, तो उनके अंदर हमें मोस्टली डिलीरियम देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है ये। उसके अलावा जो आईसीयू के अंदर पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो सेडेटिव्स वगैरह चलती रहती है, जो फेंटा मिडास वगैरह चलते रहते हैं, तो उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। और बताया जाता है कि कौन सा है, अक्यूट ऑनसेट है। ठीक है, अक्यूट ऑनसेट है उसे क्या बोलेंगे, डिलीरियम। और जो क्रोनिक ऑनसेट होगा उसे क्या बोलेंगे, हम डिमेंशिया बोलेंगे। उसके अलावा इसमें क्या होता क्या है, अक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, मतलब पेशेंट क्या रहता है, कंफ्यूजन के अंदर रहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में करें तो डिलीरियम है क्या, डिलीरियम इज ट्रांजिएंट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, ट्रांजिएंट मतलब ये इसे हम बोल सकते हैं अक्यूट। डिलीरियम क्या है, अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डिलीरियम क्या है, अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, अक्यूट है, और इसके अंदर क्या होते हैं, जनरलाइज्ड फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन, जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी के वो क्या होंगे, अल्टर हो जाएंगे, और एक क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद होना कि क्या होगी डेफिनेशन, अगर जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं उनमें पूछी जाती है, कंपटीशन में मोस्टली मतलब नहीं है, बस डेफिनेशन का बस हमें मतलब पता होना चाहिए। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, और डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, ट्रांजिएंट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अगर इसके टाइप्स की बात करें, ठीक है, इसके टाइप्स की बात करें तो मोस्टली ये दो या तीन तरह का होता है। ठीक है, हाइपो एक्टिव, हाइपर एक्टिव और मिक्स्ड। तो हाइपर एक्टिव के अंदर जो सिम्टम आएंगे, हाइपर एक्टिव जो इसका पहला टाइप है, हाइपर एक्टिव पहला टाइप है, इसके अंदर जो सिम्टम आएंगे हम देखेंगे, जो एक्टिविटी पर्सन की हाई रहेगी, जैसे मेनिया में दिखते हैं। हाइपो एक्टिव में हम डिलीरियम के सिम्टम देखेंगे, और मिक्स में क्या होगा, मिक्स में दोनों होंगे। ठीक है, हाइपर एक्टिव में क्या होगा, अगर हाइपर एक्टिव में देखें तो एजिटेशन रहेगा, उसको रेस्टलेसनेस मतलब, वो रेस्टलेसनेस मतलब उसको रेस्ट नहीं करा, लगातार वो एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी करता रहेगा, अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या शो होगा, उसमें हेल्यूसिनेशन दिखेगा। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, कोई स्टिमुलाई होती है ना, मतलब इल्यूजन पे बात करते हैं, इल्यूजन पता होगा। इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन के अंदर पेशेंट मिस इंटरप्रेटेड करता है, जैसे मान लो कोई रस्सी है तो उसको क्या इंटरप्रेट कर लेगा, स्नेक इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक है, मतलब इसकी स्टिमुलाई में क्या रहेगी, अर्जेंट रहेगी, और हेल्यूसिनेशन में स्टिमुलाई क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। ठीक है, तो वो होगा आपका हेल्यूसिनेशन हो गया। डिल्यूजन हो गया, डिल्यूजन होता है आपका फास्ट एंड अनचेंजेबल बिलीफ। ठीक है, फाल्स एंड अनचेंजेबल बिलीफ, ऐसे बिलीफ जो बिल्कुल गलत होंगे और वो कोई भी पर्सन उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे डिल्यूजन ऑफ हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, इन शक करेगा, तो अंदर वो शक करेगा दूसरे लोगों पर। ठीक है, तो आप उसको इसके बिलीफ को आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो करेगा ही बस। सनडाउनिंग फिनोमिना क्या होता है, सनडाउनिंग फिनोमिना में जैसे जैसे आपकी इवनिंग हो गया फिर नाइट होगी, जैसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के अंदर सिम्टम क्या होंगे, ठीक है, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, मतलब इतने ज्यादा रोस्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे इवनिंग होगी फिर नाइट होगी, तो आपकी जिसको सिम्टम है उनकी सीवियरिटी और बढ़ती जाएगी लगातार। ठीक है, जैसे उसे बोलेंगे सनडाउनिंग फिनोमिना, उसे डायग्नल वेरिएशन भी बोलते हैं, आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो होता है आपका हाइपर एक्टिव की बात करें तो हाइपर एक्टिव में क्या होगा, पेशेंट स्लीपी होगा, स्लीपी होगा। ठीक है, उसके अंदर पेशेंट बिल्कुल एक्टिविटी बहुत ही कम करेगा और जैसे नींद में रहेगा। उसका स्लेजिंग मतलब वही आपका स्लेजिंग के अंदर बहुत ही धीमा होगा पेशेंट। ठीक है,
एक्टिविटी उसकी बिल्कुल कम हो जाएगी। ड्राउजीनेस होगा, रिटार्डेशन मतलब इसमें क्या होगा, आपका एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो जाएगी, जैसे साइकोमोटर रिटार्डेशन वगैरह उसका, ठीक है। उसके अलावा विड्रॉल मतलब अपने आप को एक्टिविटीज से अलग कर लेगा, ठीक है, विड्रॉल कर लेगा। और हाइपो एक्टिव को कम कब क्या होता है, कई बार मिस इंटरप्रेट करते हैं कई बार। जो हाइपर एक्टिव होता है उसको हम कई बार डिप्रेशन के अंदर मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मतलब डिप्रेशन मान लेते हैं जो हाइपर एक्टिव टाइप होता है उसको। और याद रखना ये रोस्ट प्रोग्नोसिस होती है उसकी। अगर आपसे पूछे कि डिलीरियम के दो जो टाइप होते हैं, हाइपर एक्टिव एंड हाइपो एक्टिव, उसके अंदर प्रोग्नोसिस मतलब आपका उसका ट्रीटमेंट मतलब आगे किसका अच्छा हो सकता है फिर किसका, तो इसकी अगर प्रोग्नोसिस की बात करें तो सबसे खराब प्रोग्नोसिस दोनों में से किसकी होगी, आपकी हाइपो एक्टिव की, ठीक है। हाइपो एक्टिव की सबसे खराब प्रोग्नोसिस होगी। अब आगे एक टाइप हो इनका मिक्स। मिक्स के अंदर क्या होगा, इन दोनों के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। समटाइम्स आपको हाइपर एक्टिव के देखने को मिलेंगे और समटाइम आपको हाइपर एक्टिव के देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे, अब हमने बात की डेफिनेशन की बात कर ली, इसके टाइप्स की बात कर ली, अब हम इसकी इटियोलॉजी, इसके कोजेस की बात करेंगे। तो ठीक है, तो पहला क्या होगा आपका, इसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जो ऐसे फैक्टर जो इसके चांसेस को बढ़ा सकते हैं, एज एन कोज नहीं बोल सकते प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को, लेकिन जो ये क्या होते हैं इसके होने को चांसेस को बढ़ाते हैं, मतलब इसके इनडायरेक्ट कोज कह सकते हो आप इनको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, मतलब कोई पेशेंट है वो एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसके अंदर भी आपका ये डिलीरियम कोज कर सकता है। ये या फिर वो लोग जिनकी एज आपकी 60 ईयर्स से ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा एज है, उनके अंदर भी हो सकता है। आपका पास स्टेज डिलीरियम, जिसमें कोई किसी पेशेंट के अंदर पहले क्या हो रखा हो, डिलीरियम हो रखा हो, तो उसके अंदर भी आपका ये हो सकता है। या फिर ब्रेन डैमेज, किसी भी ट्रोमा की वजह से, चोट की वजह से आपका जैसे आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, जैसे मान लो कि या फिर कोई भी ब्लड सप्लाई में अल्ट्रेशन की वजह से हो गया, तो इसकी वजह से आपका ये डिलीरियम कोज कर सकते हैं। या फिर जो मोस्ट कॉमन बताया था, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं या फिर आईसीयू के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कोजेज या इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में अगर बात करें तो इसके कई इटियोलॉजी हैं, जैसे न्यूट्रिशन फैक्टर है, मेटाबॉलिक फैक्टर है, तो इनके बारे में वन बाय वन हम सब एक एक देखते हैं। पहला आपका मेटाबॉलिक कोज। मेटाबॉलिक कोज मतलब हाइपोक्सिया। पहला आता है आपका हाइपोक्सिया, मतलब लैक ऑफ O2, मतलब जो O2 है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी हम, तो इसके वजह से जो ब्रेन में, अगर आपको पता है कि एसेंशियल क्या होता है ब्रेन के लिए, O2 एंड ग्लूकोज, ठीक है। अगर ये ही आपके कम अमाउंट में मिलेंगे, बॉडी में कम अमाउंट में होंगे या फिर ब्रेन को कम अमाउंट में मिलेंगे, तो ये अब ऑब्वियसली डिलीरियम कोज कर सकते हैं, फिर अदर भी कोज कर सकते हैं डिजीज वगैरह, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, डिलीरियम की, क्योंकि हम यहाँ पर डिलीरियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ O2, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके अंदर O2 की डिफिशियंसी हो जाएगी उसकी वजह से। फिर आपका हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज की डिफिशियंसी, ठीक है। ग्लूकोज की डिफिशियंसी अगर होगी तो भी ये कोज हो सकता है। फिर आपका हो गया हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी मतलब आपका जैसे लीवर और ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम की वजह से, आपके एक इसका एग्जाम्पल बता दूं, रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है रे सिंड्रोम का, एस्पिरिन, ठीक है। पहले इसमें होता क्या, एस्पिरिन की वजह से जो आपके हिपोटोसाइट सेल्स हैं उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हिपोटोसाइट सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल नहीं पाता और जो अमोनिया वगैरह आपके ब्रेन में डिपॉजिट होने लगते हैं और इसकी वजह से आपके एन्सेफेलोपैथी कोज कर सकते हैं। उसके बाद आप फीवर मेनली कौन सा होगा, हाई ग्रेड फीवर में, हाई ग्रेड फीवर की वजह से। उसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे आपका फ्लूइड, जैसे देख फ्लूइड की बात करें, अगर वाटर की बात करते हैं, H2 वाटर कंटेंट अगर बात करें अडल्ट में कितना होगा
55%, सॉरी 60% होता है, ठीक है। एडल्ट के अंदर होता है कितना, 60% वेट होता है। उसके अलावा आपके ओल्ड एज में होता है 55%, और आपके बच्चों में कितना होता है, या फिर आपके न्यूनेट में 80%, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आगे, हाँ इसका ये एनीमिया अलग है। एनीमिया की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है। एनीमिया मतलब आरबीसी सेल्स की कमी। उसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब एंडोक्राइनल कोज, हमने अब इतनी देर बात की किसकी, मेटाबॉलिक कोज की बात करेंगे एंडोक्राइनल कोज की वजह। तो एंडोक्राइनल कोज में क्या होता है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डिफरेंट हार्मोन्स को उनको सीक्रेट करता है, और वो हार्मोन्स क्या होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। तो उसके अंदर हाइपो और हाइपर सिक्रेशन, मतलब जो आपका, अब इसमें दोनों हो सकता है, या तो आपका कम हो जाए या आपका ज्यादा हो जाए। अब जो आपके पहली बात करें पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन होते हैं, अगर वो कम या फिर ज्यादा हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपका हाइपो और हाइपर एड्रेनलिज्म की वजह से, या फिर हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म से आपके T3 TSS, ठीक है, T4 वगैरह होते हैं, तो इनकी वजह से भी कोज कर सकते हैं। अब अगले कोज की बात करते हैं हम, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में अगर बात करें तो अगर विश्व में विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, फिर B12 की डिफिशियंसी की वजह से, या फिर आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। जैसे विटामिन की बात करें तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी, B2 या फिर आपकी B12 की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से भी आपका डिलीरियम कोज हो सकता है। उसके अलावा ब्रेन रिलेटेड कोज या फिर इंट्राक्रैनियल कोज की वजह से भी हो सकता है। जैसे आपका क्या हो सकता है, इसमें कोई एपिलेप्सी, ठीक है, ठीक है, एपिलेप्सी जो ट्रिमर होते हैं उनकी वजह से, या फिर आपका हेड इंजरी वजह से, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी हेड इंजरी हो गई कोई, ठीक है, हेड इंजरी की वजह से भी आपका डिलीरियम कोज हो सकता है। तो आपका सीवीए, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक भी बोलते हैं हम। सीवी में क्या होगा, जो ब्रेन होगा उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रोक हो जाएगा। उसके अलावा माइग्रेन की वजह से, या फिर आपके जो कई ट्यूमर होते हैं उनकी वजह से, अगर मान लो ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए तो उनकी वजह से भी आपका क्या हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है। उसके अलावा बात करते हैं ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स की, तो कई बार ड्रग्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, डिलीरियम कोज कर सकते हैं। उनके अंदर अगर देखा जाए तो पहला कौन सा होगा आपका, एल्कोहल हो गया, ठीक है। एल्कोहल तो देखो मोस्ट ऑफ कोज आता ही है, किसी भी कई बहुत सी हम डिजीज देखते हैं उनके अंदर एल्कोहल आपका मोस्ट कॉमन कोज आता है, और साइकेट्री में तो कई जगह हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो याद कर लेना। एल्कोहल हो गया, ये या फिर मिथाइल एल्कोहल, इसी का एक है। दो तरह के होते हैं एल्कोहल, मिथाइल और एथाइल एल्कोहल, ठीक है, तो मिथाइल एल्कोहल की वजह से। उसके अलावा हैवी मेटल्स जो आपके आर्सेनिक वगैरह हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, या आपके ब्रोमाइड हो गया, या फिर एंटी कन्वर्जेंट हम लेते हैं उनकी वजह से हो गया, फिर आपके सेडेटिव की वजह से भी ये आपका क्या हो सकता है, आपका डिलीरियम हो सकता है। तो ये हो गई इसके कोजेस की बात, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेप्टिक कोज, जैसे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन जैसे आपको कोई हो गया, न्यूमोनिया हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, ठीक है, सेप्टिसीमिया हो गया, कोई ब्लड का इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया मतलब आपका लंग्स के अंदर, फिर एंडोकार्डाइटिस, जो एंडोकार्डाइटिस क्या होगा, तो आपकी हार्ट की इंटरनल लेयर है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, 3 लेयर होती है ना, तो एंडोकार्डाइटिस मतलब इंटरनल लेयर का इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से हो सकता है। या फिर आपकी मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन मेनिंजीज। मेनिंजीज कौन सी होती है आपकी, ड्यूरामेटर, पायोमेटर और इलेक्ट्रोमेटर, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस क्या होगा, इन तीनों के इन्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे, ठीक है, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। अगर इसके बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो याद रखना, एक तो अक्यूट ऑनसेट, या फिर आप बोल सकते हो लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है। शुरू में बताया था बिल्कुल अक्यूट और क्रोनिक, तो अक्यूट ऑनसेट होता है,
और डेफिनेशन में आ गया था लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और बोलते हैं कई बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में भी कि आपका कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में होगा आपका डिलीरियम होगा, डिमेंशिया होगा, ठीक है, और आपका डिल्यूजन होगा, तो उसमें क्या होगा आपका डिलीरियम होगा, किसका डिसऑर्डर है, कॉन्शियसनेस का। उसके अलावा जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा उसकी अटेंशन भी उसका क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। विजुअल हेलुसिनेशन, तो इसमें याद रखना कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, तो जो आपका डिलीरियम होता है उसमें कौन सा हेलुसिनेशन होता है मोस्ट कॉमन, तो याद रखना मोस्ट कॉमन होता है इसमें कौन सा, विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है, विजुअल हेलुसिनेशन। इल्यूजन होता है समटाइम्स, मोस्ट होता नहीं है मेनली, कई बार इसमें इल्यूजन भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन, मतलब पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाएगा। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन, टाइम प्लेस पर्सन का पता होना, और डिसओरिएंटेड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। वो होता है आपका एंजाइटी, पर्सन को एंजाइटी भी हो सकती है। उसके अलावा आपका क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस कैसी हो जाएगी आपकी, क्लियर नहीं होगी, ठीक है, क्लियर नहीं होगी, इसे मेंटल फॉगिंग भी बोलते हैं इसे। अरे फॉग होती है ना, फॉग मतलब धुंध, ठीक है, तो आपकी जो ब्रेन होगी उसके सामने धुंध आ जाएगी, मतलब क्लियर नहीं होगा। क्लाउडनेस मतलब आपके क्लाउडनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, डिसओरिएंटेशन बता ही दिया, ठीक है। स्लरिंग ऑफ स्पीच, देखो इसमें पूछा जाता है बार बार, स्लरिंग ऑफ स्पीच मतलब सही से बोल नहीं पाएगा, उसकी जबान लड़खड़ाना, ठीक है, जबान लड़खड़ाने को बोलते हैं क्या, स्लरिंग ऑफ स्पीच। उसके अलावा डिस्टर्बेंस, स्लीप वेक साइकिल होगी, ठीक है, हम जो सोते हैं उठते हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। पेशेंट क्या होगा, नाइट के अंदर इंसोम्निया की कंडीशन राइज हो जाएगी, और डे टाइम में क्या होगा, ठीक है, डे टाइम के अंदर उसको नींद आएगी या फिर स्लीपी होगा, ठीक, डे टाइम में स्लीपी फील करेगा। इसके अलावा होता है डायurnal वेरिएशंस, तो इसमें क्या होगा, डायurnal वेरिएशन में क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं हम क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं। तो क्या होता है, डिजीज क्या होती है, डिजीज एक होगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे, डिफरेंट। कैसे, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। डायurnal वेरिएशन क्या होगा, इसमें डिजीज क्या होगी, एक होगी, लेकिन सिम्टम्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे मॉर्निंग के अंदर क्या होगा, मॉर्निंग हो गया, नून, इवनिंग और नाइट। तो सिम्टम्स की अगर सीवियरिटी देखें तो मॉर्निंग के अंदर उतने सीवियर नहीं होंगे, फिर जैसे नून आएगा थोड़े सिम्टम्स हमें अलग फील होंगे, या फिर देखेंगे पेशेंट की सिम्टम्स की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। कई बार अगर उसमें बात करें डिलीवरी में, तो इवनिंग के अंदर अलग सिम्टम देखेंगे और नाइट में अलग देखेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सनडाउनिंग की, जो वर्ड आया था ना सनडाउनिंग हमारे पास, जो डिलीवरी में देखा था, तो इसमें सनडाउनिंग क्या होगा, जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिम्टम्स की सीवियरिटी हमें और सीवियर होते दिखेंगे। जैसे मॉर्निंग में कम सीवियर होंगे, जैसे नून के अंदर जाएंगे तो थोड़ी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, फिर इवनिंग में ज़्यादा सीवियर होंगे, और नाइट के अंदर उससे भी ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था डायurnal वेरिएशन और सनडाउनिंग फिनोमिना। उसके होता है आपका एक कारफोल्जिया क्या होता है, एक हेलुसिनेशन मान सकते हो इसे, कौन सा हेलुसिनेशन बताया था वैसे डिलीवरी में हमने अभी, विजुअल, ठीक है, विजुअल याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। हेलुसिनेशन होता है एक तरह का, इसके अंदर क्या होता है, हेलुसिनेशन में हमारे पास स्टिमुलाई एब्सेंट होती है और हम इसको परसीव करते हैं। तो कारफोल्जिया में क्या होता है, जो हम इस परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट, तो रियलिटी में क्या होते हैं, एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। परसेंट क्या करेगा, उन्हें परसीव करेगा, खुद उनको उनके बारे में उनको वो सोचेगा कि हमारे पास सामने है, तो उन ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा जो रियलिटी बेस पर है ही नहीं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, कारफोल्जिया बोलेंगे।
अब वो तो थे हमने जो देखे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। अब पेशेंट के अंदर क्या फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे। पहला आता है आपका अटेक्सिया। अटेक्सिया में क्या होता है? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका वो अल्टर्ड हो जाएगा। उसके अलावा आता है आपका एग्राफिया, मतलब जो राइटिंग स्किल्स है उसकी अल्टर्ड हो जाएंगी। उसके अलावा टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। अडल्ट की बात करें तो मोर देन 100 बीट पर मिनट। उसके अलावा हाइपर थर्मिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंडाइजेशन भी इसमें हो जाएगा, जिसे हम डिस्पेप्सिया भी बोल सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा। उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है? मोटार सिम्टम्स भी। ठीक है, मोटार सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्लैपिंग, ट्रिमर्स वगैरह हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा? हिस्ट्री लेंगे। देखो, हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन तो हर में आएगा। ठीक है, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन एंड के दो काम है ना, दोनों आते हैं डायग्नोसिस में। हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें सर हमारा जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में आएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में उसका हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। अब हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेंगे? रिलायबल इंफॉर्मेंट से। रिलायबल जो हमें उसकी सही इंफॉर्मेशन दे सके। पेशेंट तो अगर डिलीरियम का है तो हमें क्या पेशेंट हिस्ट्री दे पाएगा? सही से नहीं दे पाएगा। हिस्ट्री लेंगे उसके फैमिली मेंबर से, मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन जो हमें सही से ही दे सके हिस्ट्री। उसके अलावा इसमें कौन एक टेस्ट होता है? कौन सा? कॉग्निटिव असेसमेंट कंफ्यूजन। ठीक है, कॉग्निटिव असेसमेंट कैसे करेंगे? इसका कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड से, CAM, कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड से। ठीक है, कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड से हम इसका क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर 4 चीजें होती है। देखो, एक्यूट ऑनसेट। ठीक है, पहली क्या होगी आपकी? पहले होगी आपकी एक्यूट ऑनसेट, दूसरी होगी आपकी इनअटेंशन, ठीक है, दूसरी होगी आपकी इनअटेंशन, और अगला कौन सा हो गया? और अगला हो गया आपका डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो गया, और उसके बाद में आपका होगा अल्टर्ड LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो 4 चीजें होंगी इसके अंदर, 4 स्केल होंगी इसके अंदर। एक्यूट ऑनसेट होगा मतलब आपका डिलीरियम। ठीक है, उसके अलावा इनअटेंशन, ध्यान नहीं दे पा रहा सही से। ठीक है, और थर्ड हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, और फोर्थ हो गया आपका अल्टर्ड LOC। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका अल्टर्ड हो जाएगा। उसमें क्या होगा? अगर फर्स्ट और 2 ये दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, और प्लस में आपका या तो थर्ड प्रेजेंट हो या फिर चौथा प्रेजेंट हो, मतलब टोटल कितने हो गए? इसमें चारों में से 3 सिम्टम अगर हमें दिखे तो हम क्या मान लेंगे? पेशेंट क्या है? किसी पॉजिटिव से मान लो डिलीरियम इसको प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब पहले दोनों होने चाहिए, या फिर आपका तीसरे और चौथे में से एक हो। जैसे मान लो एक्यूट ऑनसेट और इनअटेंशन तो हो गया होगा, लेकिन मान लो इनके दोनों के साथ में क्या हो गया? आपका डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो गई, तो भी क्या होगा? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो भी क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और तो भी इसे क्या बोलेंगे? डिलीरियम प्रेजेंट है। और या फिर आपका अल्टर्ड LOC हो गया, इन दोनों के साथ में अल्टर्ड LOC हो गया, तो भी इसको क्या बोलेंगे? डिलीरियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था इसका कंफ्यूजन असेसमेंट मेथड। उसके अलावा अदर इन्वेस्टिगेशन में आपके हम क्या करा लेंगे? CBC करवा लेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर क्या होगा? पेशेंट की जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं सारी इसमें आ जाएंगे। उसकी RBCs, WBCs। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, इसको यूरिन RM भी बोलते हैं। क्या? रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक
ठीक है। उसके अलावा सीरम हार्मोन भी देखेंगे, हमने देखा था कोज के अंदर कि हाइपोपिट्यूटिज्म या फिर हाइपरपिट्यूटिज्म, एड्रिनलिज्म या फिर आपका थायरॉइडिज्म। चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, आपका CSF एग्जामिनेशन इसमें करवा लेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा CT स्कैन और MRI भी इसके अंदर हम करवा सकते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? देखो मैनेजमेंट होगा इसके जो भी आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक इसमें मैनेजमेंट करेंगे। जैसे जो भी सिम्टम आ रहे हैं उनका हम मैनेजमेंट कर देंगे। तो जैसे इसमें अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हो गया तो उसे क्या देंगे? 25 डेक्सट्रोज का भी हाइपोग्लाइसीमिया। हम नॉर्मली भी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जब भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो हम क्या देते हैं? 25% डेक्सट्रोज। इसे हम 25D भी बोलते हैं क्या, या फिर D25 बोल दो, एक ही बात है। और टू एडमिनिस्ट्रेशन, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है, पेशेंट किसमें है? हाइपोक्सिया में। अगर हाइपोक्सिया के अंदर है तो क्या पेशेंट को क्या दे देंगे हम? O2 या ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। या फिर मल्टीविटामिन, हमने देखा उसके कोज के अंदर विटामिन B1, B2, B6 और B12 की डिफिशियंसी की वजह से अगर होता है तो उसका दे देंगे, मल्टीविटामिन हम दे देंगे। उसके अलावा इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे हाई कैलोरी डाइट दे देंगे इसको, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन, ठीक है। हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे उसको। और क्या देंगे? अगर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड कब देंगे? अगर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? इम्बैलेंस। क्या दे देंगे? तब IV फ्लूइड दे देंगे। इसके अलावा जो एंटीसाइकोटिक ड्रग उसको हम देंगे। देखिए इसमें हेलोपेरिडोल की बात करते हैं, ठीक है। हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, ठीक है। कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है, ठीक है। उनका हम जो एंटीसाइकोटिक ड्रग आएंगी उसमें पूरा हम डिटेल से देखेंगे। तो हेलोपेरिडोल कितनी देंगे? 5 से 30 mg इसमें देंगे। 5 से 30 mg हेलोपेरिडोल, इसमें साथ में क्या देंगे? फिनार्जिन भी हम देंगे, ठीक है। हेलोपेरिडोल फिनार्जिन हम कॉम्बिनेशन में देते हैं। इसके अलावा ओलिंजापाइन कितनी देंगे? 5 से 20 mg, ठीक है। उसके अलावा सेडेटिव के अंदर लोराजेपाम दे देंगे, ठीक है। लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम, ठीक है, या सेडेटिव के अंदर दे देंगे। उसके अलावा साइकोथेरेपी की बात करें तो साइकोथेरेपी की बात में इसमें क्या देंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, रिक्रिएशनल थेरेपी देंगे और फैमिली थेरेपी देंगे। कौन सी देंगे? आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल मतलब उसके काम से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन क्या उसका। उसके अलावा रिक्रिएशनल मतलब एंजॉय के लिए उसके, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए। कौन सा? रिक्रिएशन के लिए। और उस फैमिली थेरेपी उसके फैमिली सपोर्ट के लिए। तो उसमें आप ट्रिक से याद रख सकते हो कौन सा? और अद्दा का फैन, ठीक है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशनल और फैमिली थेरेपी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डिलीरियम, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है। डिमेंशिया हम अगली क्लास में देखेंगे। डिमेंशिया हम कौन सी अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप क्यों अपने नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। और इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।